फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि क्या चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है ना। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती है। एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, इन्हीं का खेल चलेगा इस पूरी बुक्स में। होती क्या है, तो भाई एसेट्स के बारे में बात करें। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स को टोटल इक्विटी भी कहा जाता है। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स के लिए, एसेट तो वैसे बहुत सारी चीज होती हैं, है ना, गिनते गिनते थक जाओगे और लिखते लिखते भी थक जाओगे। तो इसलिए एसेट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको याद रखना है। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हैं तो आप किसी भी चीज को देख के पहचान लोगे, या किसी भी चीज को अगर आपके सामने आ रही है तो आप तुरंत बता दोगे ये आपके लिए एसेट्स है या नहीं है। तो एसेट्स के लिए बेसिकली मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है व्हाट एवर वी हैव फिजिकली। अगर आपके पास कोई भी चीज क्या है, आपके पास फिजिकली है, तो वो आपके लिए एसेट्स है। लाइक हमारे पास कोई बिल्डिंग है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास कोई मशीनरी है, हमारे पास कोई फर्नीचर है, हमारे पास कंप्यूटर है, बाइक है, घर में टीवी है, मोबाइल फोन है, कोई भी चीज है लेकिन वो आपकी खुद की है, तो वो फिर आपके लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, व्हाट एवर वी है फिजिकली। अगर आपके पास कोई भी चीज है तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड कुछ भी है, अगर वो आपका है खुद का, तो फिर वो आपके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। दूसरा पॉइंट है व्हाट एवर वी हैव राइट्स। अगर आपका किसी चीज के ऊपर क्या है? राइट्स है। राइट्स जैसे मान लो कि गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, है ना, कि जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड हो गया। तो अगर आपका किसी चीज के ऊपर भी कोई क्या है? राइट्स है, तो भी फिर वो आपके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। जैसे मान लो मेरा घर है, तो है ना, और मेरे नाम पर है, तो इसका मतलब मेरा राइट्स है, तो मेरे लिए क्या होगी? फिर वो एसेट्स होगी। ठीक। इसी तरीके से अगला पॉइंट मैंने लिख रखा, व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन फ्यूचर्स। अगर लग रहा है अभी कोई चीज ना मिलकर मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगी, तो वो भी मेरे लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। जैसे मान लो मैंने किसी कस्टमर को उधार गुड्स क्या कर दिया? बेच दिया। उधार गुड्स सोल्ड कर दिया, तो इन फ्यूचर मुझसे उससे क्या होंगे? पैसे मिलेंगे। तो अगर मुझे उससे इन फ्यूचर पैसे मिलते हैं तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो यही कह रहा है व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई चीज मिलेगी तो एसेट्स है। अगला पॉइंट है व्हाट एवर वी हैव पे इन एडवांस। क्या करा? काम हुआ नहीं लेकिन आपने उस काम के पैसे क्या कर दिए? पहले ही पे कर दिए। जैसे मान लो हमने एडवांस में रेंट दे दिया, ठीक है ना, ठीक, एडवांस में कोई भी चीज है, एडवांस वगैरह में पैसे दे दिए, है ना, या एडवांस में मान लो ट्यूशन की वगैरह की फीस दे दी, तो वो आपके लिए क्या होगी? एसेट्स। कोई भी एडवांस एक्सपेंस जो होता है वो हमेशा आपके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। तो 4 पॉइंट बताए मैंने, व्हाट एवर वी है फिजिकली। अगर आपके पास कोई भी चीज है लेकिन वो आपकी खुद की है, तो फिर वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। दूसरा, व्हाट एवर वी हैव राइट्स। अगर आपका किसी चीज के ऊपर राइट्स है तो भी आपके लिए एसेट्स है। फिर तीसरा पॉइंट है व्हाट एवर वी है व्हाट एवर वी विल रिसीव्ड इन फ्यूचर्स। अगर आपको लग रहा है कोई चीज फ्यूचर में जाके क्या होगी? रिसीव्ड होगी, तो भी आपके लिए वो क्या है? एसेट्स है। अभी नहीं मिल रही, हाँ मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाके उस क्या होगी? मिलेगी। जैसे मान लो मैंने किसी कस्टमर को उधार गुड्स क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो अगर मैंने कोई किसी को उधार गुड्स सोल्ड कर दिया, गुड्स मतलब क्या होता है? जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है उसे हम बोलते हैं क्या? गुड्स। जिस चीज का हमारा क्या होता है? बिजनेस होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो किसी को गुड्स उधार में सोल्ड कर दिया है तो इन फ्यूचर पैसे मिलेंगे, और इन फ्यूचर पैसे अगर मिलने वाले हैं तो आपके लिए क्या होगी? वो एसेट्स होगी। इसके बाद व्हाट एवर वी हैव पे इन एडवांस। काम हुआ नहीं लेकिन काम के पैसे आपने पहले ही दे दिए, तो भी आपके लिए एसेट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। पहला, कि आपके पास कोई भी फिजिकल चीज है तो भी आपके लिए एसेट्स है। आपका किसी के ऊपर राइट्स है तो भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। इन फ्यूचर कोई पैसे मिलेंगे, कुछ भी सामान मिलने वाला है ना, तो वो भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। आपने एडवांस दे दिया है, काम हुआ नहीं लेकिन फिर भी उसके पैसे आपने एडवांस पे कर दिए, तो भी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स एग्जांपल वगैरह लिख रखे हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, ये आपके लिए एसेट्स होगी। मशीन हो गई, ये आपके लिए एसेट होगी। फर्नीचर है, आपके लिए एसेट्स है, फर्नीचर हमारा होता है खुद का। कंप्यूटर है, पहला पॉइंट लिखा था व्हाट एवर वी है फिजिकली, तो हमारा खुद का कंप्यूटर है तो हमारे लिए एसेट्स है। बाइक है, स्कूटर है, कैश है, तो कैश भी हमारे लिए एसेट्स होती है। गुडविल, गुडविल भी एसेट्स होती है। गुडविल क्या होती है? किसी भी फर्म की रेपुटेशंस, इसमें मार्केट में, अगर मार्केट में किसी का नाम चल रहा है तो जो नाम चल रहा है उसे हम बोलते हैं क्या? गुडविल। किसी का भी अगर मार्केट में नाम है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है ना। तो ये सब के सब चीजें हमारे लिए क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। इसके अलावा डेटर्स हो गया। डेटर्स बेसिकली होते कौन है? डेटर्स होते हैं कस्टमर। कौन से कस्टमर? डेटर कस्टमर टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वो कस्टमर जिसको हम गुड्स उधार क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। उधार गुड्स क्या करते हैं? हम सोल्ड करते हैं।
वो सब क्या कहलाते हैं हमारे लिए, डेटर्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मुझे किसी से पैसे मिलने थे, नहीं मिले, तो इन फ्यूचर मिलेंगे, तो इन फ्यूचर मिलेंगे तो मेरे लिए क्या एसेट्स है। लोन गिवन, आपने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, लोन दिया, पैसे उधार दिए किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी, तो इन फ्यूचर पैसे मिलेंगे, और इन फ्यूचर पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट्स है। इसके बाद एडवांस एक्सपेंस, वो भी एसेट्स है। काम हुआ नहीं, मैंने बताया था व्हाट एवर वी हैव पे इन एडवांस, ऊपर लिखा था, तो वो भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। एडवांस टू सप्लायर, आपने काम हुआ नहीं, उस काम के पैसे आपने पहले पे कर दिए, तो भी आपके लिए वो क्या है, एसेट्स है। डेटर्स समझ में आया, डेटर्स क्या होता है? डेटर्स वो होता है, डेटर्स वो कस्टमर होता है जिसको हम उधार गुड्स क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाते हैं। इसके बाद है इसके बाद कुछ चीजें हो रही थोड़ी सी, उनके बारे में देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग लिखा हो, ड्यू लिखा हो, एक्रूड लिखा हो, एरियर लिखा हो या अनपेड लिखा हो, है सेम मीनिंग। तो ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एक्रूड, एरियर या फिर अनपेड, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। बहुत जगह आपको मिलाई देगा, दिखाई देगा एक्रूड लिखा हुआ, ड्यू लिखा हुआ, एरियर अनपेड लिखा हुआ, तो ध्यान रखना सबका मतलब क्या है, एक ही होगा, क्या होगा, ड्यू। ड्यू मतलब बाकी है। इसी तरीके से क्या है, एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया, अनएक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। तीनों में से कोई भी वर्ड मिल रहा है आपको लिखा हुआ कहीं क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब ध्यान रखना वो क्या है, सेम है। एडवांस हो, प्रीपेड हो या अनएक्सपायर्ड हो, इन तीनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो वो तो होगी बात एसेट्स की, अब बात करते हैं हम किसकी, लायबिलिटी की। तो मैंने बताया था एसेट में चार पहचान बताई थी, व्हाट एवर वी है फिजिकली, अगर आपके पास कोई भी चीज फिजिकली है तो आपके लिए एसेट्स है। दूसरा पॉइंट है व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन फ्यूचर्स, अगर आपको लग रहा है कोई चीज फ्यूचर में मिलने वाली है तो भी आपके लिए एसेट्स है। व्हाट एवर वी हैव पे इन एडवांस, आपने पे एडवांस पे कर दिया तो आपके लिए एसेट्स है। व्हाट एवर वी हैव राइट्स, अगर आप किसी चीज के ऊपर राइट्स है तो भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। इसी तरीके से लायबिलिटी को पहचानने के लिए आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला, व्हाट एवर वी हैव पे इन फ्यूचर्स, काम हुआ नहीं लेकिन उस काम के पैसे आपने क्या कर दिए, पहले ही पे कर दिए, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट, लायबिलिटी है। तो व्हाट एवर वी हैव पे इन फ्यूचर्स, व्हाट एवर वी हैव पे इन फ्यूचर का मतलब क्या है कि भी अभी मतलब आपको फ्यूचर में किसी को क्या करने पड़ेंगे, पैसे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। गलती से बोल देता मैंने, फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन फ्यूचर, रिसीव्ड इन एडवांस, तो दो पॉइंट्स हैं, व्हाट एवर वी हैव पे इन फ्यूचर्स, अगर आपको फ्यूचर में पे करना पड़े तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी होगी। दूसरा, व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है तो भी आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी। एडवांस अगर आप पे कर रहे हो तो एसेट्स है, एडवांस अगर मिल रहा है तो लायबिलिटी है। फ्यूचर में अगर आपको पे करना पड़ेगा तो लायबिलिटी है, फ्यूचर में अगर आपको मिलेगा तो वह फिर आपके लिए क्या है, एसेट्स है। आगे बात समझो, एक बार और बता देता हूँ कि व्हाट एवर वी हैव टू पे इन फ्यूचर्स, अगर आपको फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ रहा है तो फिर वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। अगर फ्यूचर में आपको क्या होगा, मिलने वाला है कुछ, तो फिर वो आपके लिए एसेट्स होगी। फिर इसी तरीके से व्हाट एवर वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, काम हुआ नहीं, उस काम के पैसे आपको पहले मिल गए, अगर कोई चीज एडवांस में रिसीव्ड होती है तो फिर वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। इसी तरीके से अगर आपने एडवांस पे करा है तो फिर आपके, सॉरी, एडवांस पे करा है तो एसेट्स है, और एडवांस मिला है तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने इसमें। क्रिएटर्स, क्रिएटर कौन होते हैं, क्रिएटर वो सप्लायर सप्लायर होते हैं जिनसे हम गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, क्या, क्रेडिट। अगर हमने उधार में जिससे गुड्स परचेज किया है तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर कहा जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जैसे मान लो मुझे रेंट देना था, मैंने नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है। लोन टेकन, अगर आपने लोन लिया तो इन फ्यूचर पैसे देने पड़ेंगे तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। एडवांस इनकम, ये लिखा मैंने ऊपर, वट एवर वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम एडवांस हो रही है तो भी आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। इसी तरीके से एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं एडवांस में तो भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल ओनर इक्विटी होती है। बोला अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर, जब कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उस पैसे, जो पैसे लगाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। दिस इज द मेन अकाउंट ऑफ द ओनर्स, तो ओनर का जो मेन अकाउंट होता है, ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल।
इसके अलावा इसमें प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस, आपको पता है प्रॉफिट होता है तो हम उसे ऐड करते हैं, लॉस होता है तो उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, इसी तरीके से इन चैप्टर अकाउंटिंग में आपको इनकम और एक्सपेंस समझनी पड़ेगी। इनकम और एक्सपेंस, एक्सपेंस समझ लो, समझ में आ जाएगा। एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चे ही होते हैं, लेकिन हर खर्चा एक्सपेंस नहीं होता है। ध्यान समझना कि जितने पैसे आप खर्च कर दो, पहला पॉइंट, 2-3 पॉइंट समझाऊंगा, एक्सपेंस समझ में आ जाएगा। जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो उतने तक का आपके पास सामान आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं एक बाइक खरीद के लेकर आया, तो बाइक मैं खरीद के लेकर आया 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए दिए, बदले में 1 लाख का सामान मेरे पास आ गया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं दुकान पे गया, कोई लैपटॉप खरीद के लेकर आया हूँ, तो जितने का मैं लैपटॉप लेकर आया हूँ, जितने का मैंने पैसे खर्च किए हैं, उतने तक का लैपटॉप मेरे पास आ गया, तो भी आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। दूसरी पहचान क्या है, सॉरी, इसके बाद अगर मान लो मैंने क्या करा कि मैं किसी ऑटो से जा रहा हूँ, ऑटो वाले को किराया दिया, तो क्या ऑटो वाले ने कोई सामान दिया मुझे, नहीं दिया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा। मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, मैंने उनको किराया दिया, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस होगा। मैंने किसी लॉयर से केस लड़वा लिया, उसको पैसे पे किए, तो उसने मेरे को बदले में कोई सामान नहीं दिया, तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। पहली बात तो समझ में आ गई, जितने पैसे आप खर्च करते हो उतने तक का सामान आपके पास आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो और उतने का सामान आपके पास नहीं आता है, तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस है। दूसरी पहचान ज्यादातर की होती है, सर्विसेज के रूप में होती है। जैसे मान लो सैलरीज दे दी आपने, है ना, सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी मैंने किसी वर्कर से काम करवाया, उसको सैलरी पे करी है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, मैं किसी के यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, मैं उसे रेंट दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस क्या है, ज्यादातर क्या है, किसके रूप में होते हैं, सर्विसेज के रूप में होते हैं। थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में, बुक में चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट है, तो चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है ना। जैसे एनईटी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है कि बिजनेस खुद की सेपरेट एंटिटी होती है। जो भी काम करते हैं हमेशा ये सोच के चलना है कि जो भी काम करा गया कौन करता है, वो बिजनेस करता है। ठीक है, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन प्लेस होती है वो हमेशा किसमें होती है, बिजनेस के थ्रू ही होती है। ठीक, पिछली वीडियो में जाओगे तो उसमें देखोगे एनईटी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा होता है क्या है। ठीक, सेकंड है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, बिजनेस में जितने भी काम होते हैं, बिजनेस में जितने भी काम होते हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन, वो सारी कामों को क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देगा, फॉर एग्जांपल अमित सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू गुरमान। अमित ने गुड्स सोल्ड करा किसको, गुरमान को। तो ये आपके लिए क्या है, ट्रांजेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांजेक्शन। मान लो किसी को रेंट पे किया, ये ट्रांजेक्शन हो गई। किसी को कमीशन पे किया, ट्रांजेक्शन हो गई। किसी से गुड्स परचेज किया, ट्रांजेक्शन हो गई। किसी को गुड्स सोल्ड करा तो ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, किसी को कमीशन पे किया तो ट्रांजेक्शन हो गई। कोई मशीन खरीदी तो ट्रांजेक्शन होगी। तो बिजनेस में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाती है, आप एक तरीके से क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली रिलेशनशिप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिलेशनशिप विद इन द अकाउंटिंग यूनिट्स या मॉडल सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। तो बात करें इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, जैसे फिक्स्ड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट होती क्या है, अभी थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा, आगे आएगी। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। और ट्रांजेक्शन जो दो होती है, एक तो कैश ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट। अगर मान लो मैंने उधार गुड्स सोल्ड बजा करा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मैंने कैश गुड्स सोल्ड करा तो कैश ट्रांजेक्शन है मेरे। इसके बाद अगर बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट इज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अंडर द हेड। तो अकाउंट क्या होता है, जितनी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है उन सबको क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है किसमें, अकाउंट्स में। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल देखो, कैपिटल कैपिटल बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। कैपिटल क्या होता है, जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो उनके लिए क्या कहलाती है, बिजनेस के लिए क्या होती है, वो कैपिटल होती है। और बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है तो ध्यान रखना है कि बिजनेस में लगाया पैसा क्या होता है, बिजनेस को ओनर को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से कैपिटल क्या होगी, बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। मैंने बताया था कि जो भी बात सोचनी है किसके साथ सोचनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। पिछले चैप्टर में, पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको। इसके बाद शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एक तरीके से क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी एक तरीके से आपके ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया, जो कि आपको क्या करना है, पे करना है। किसको, फर्म को, किसको, आउटसाइडर को। अभी बताया कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस
आउटसाइड लायबिलिटी। तो एक कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि एसेट में से माइनस कर दें हम किसको, लायबिलिटी को। ड्राइंग्स, बिजनेस में से जब भी कोई ओनर क्या करता है, पैसे विड्रॉ कर रहा है या गुड्स विड्रॉ कर रहा है या बिजनेस की कोई भी चीज क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। बिजनेस से पैसे लगा रहे हैं तो क्या कहलाएगी, वो कैपिटल कहलाएगी। और बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं या कोई गुड्स निकाल रहे हैं या फिर कोई भी सामान यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो फिर वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। लायबिलिटी बताई मैंने क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, वो पेमेंट जो आउटसाइडर को करनी होती है फर्म द्वारा, ठीक। इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, कैपिटल। कैपिटल बताया मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल क्या होता है, कि बिजनेस के ऊपर जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होता है, और वो पैसा बिजनेस को ओनर को क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। इसके हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है बाहर की, बाहर की जैसे मान लो मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया, किसी से गुड्स परचेज कर रखा है उधार, उसको पेमेंट करनी है, तो ये लायबिलिटी कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो क्या करती है, आउटसाइडर मतलब बाहर जाते हैं। इंटरनल लायबिलिटी जो होती है किसकी होती है, वो ओनर की होती है कैपिटल के तौर पर। इसके बाद इसमें देखो नॉन करंट लायबिलिटी लिखा है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो सारे उधार या वो लंबे समय के उधार होते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो बैंक से लोन ले लिया लंबे समय का, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है ना, तो लंबे समय के जितने भी उधार होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखोगे आप साइड में, ठीक, लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी पेबल आफ्टर द 12 मंथ। वो सारी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करनी पड़े, वो सारी की सारी लायबिलिटी कौन सी कहलाती है, आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी के बारे में, ठीक, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी पेबल विद इन द 12 मंथ, जिस लायबिलिटी की पेमेंट आपको विद इन द 12 मंथ करनी पड़े, वो लायबिलिटी जो होगी कौन सी होगी आपके लिए, वो लायबिलिटी होगी करंट लायबिलिटी। और जिसकी पेमेंट आपको 12 मंथ से बाद में करनी पड़े, वो सारी की सारी लायबिलिटी होंगी आपके लिए कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसकी पेमेंट विद इन द 12 मंथ, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसकी पेमेंट विद इन द सॉरी आफ्टर द 12 मंथ। अब बात करते हैं एसेट्स के बारे में, भी मैं पीछे बता चुका हूं। एसेट के लिए 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना। वट एवर वी हैव फिजिकली, किसी कोई भी चीज फिजिकली है तो एसेट्स है। वट एवर वी हैव पे इन एडवांस, एडवांस पे कर दिया तो एसेट्स है। वट एवर वी हैव राइट्स, राइट्स है तो क्या है, एसेट्स है। वट एवर वी हैव रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में मिलेगा तो क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। अब यहाँ बात करते हैं एसेट्स कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो 3-4 तरह की पढ़नी है फिलहाल। एक होती है करंट एसेट्स, ठीक है ना, एक होती है फिक्स्ड एसेट। चलो यहाँ बात करते हैं पहले फिक्स्ड एसेट के बारे में, आएंगे सारी सारी अलग अलग। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, 2 तरह की होती है, टेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होती है, फिक्स्ड इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गई, स्कूटर हो गई, जो लंबे समय तक चलती हैं, वो सारी की सारी आपकी कौन सी कहलाती है, फिक्स्ड एसेट, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। इसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट, ये वो सारी एसेट्स होती हैं जिसे आप ना तो सीन कर सकते हो ना टच कर सकते हो। जैसे मान लो गुडविल हो गया, गुडविल बताया मैंने क्या होता है, किसी का नाम, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इसके बाद करंट एसेट्स, देखो एसेट होल्ड टू फॉर कन्वर्जन इनटू कैश, जिसे हम क्या करते हैं, बेच के क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लें, कैश में। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज फ्रॉम रीसेल एंड अर्न अ प्रॉफिट, हमने कोई गुड्स परचेज करा, ठीक है ना, और उसको दोबारा सेल कर दिया, और सेल करने से क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो ऐसी एसेट हमारे के लिए क्या होती है, करंट एसेट्स। कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट्स। इसके बाद फिक्स्ड एसेट, इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो कभी कभार आता नहीं है ना। बेसिकली ना तो ये करंट एसेट होती है, ना फिक्स्ड एसेट होती है, ना बताऊंगा बाद में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं रिसिप्ट्स। बोला अमाउंट रिसीव्ड सेल गुड्स एंड रेवेन्यू ऑफ द सर्विसेज। तो रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट दिया जब हमने कोई गुड्स वगैरह क्या करा, सोल्ड करा, सोल्ड करने से जो पैसे मिल रहे हैं वो क्या कहलाती है, रिसिप्ट। रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट देखोगे तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स सोल्ड करा है, उसके बदले में जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर जो हमने फिक्स्ड बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में लगाने मतलब क्या, मशीन वगैरह खरीद के लगा दी होंगी बिजनेस के अंदर, तो मशीनें वगैरह अगर हम सोल्ड कर रहे हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर है, इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी परचेज ऑफ एसेट, मतलब कोई हम पैसे खर्च कर रहे हैं किस पे, एसेट वगैरह पर, ठीक है ना,
तो जो पैसे खर्च कर रहे हैं किसी एसेट्स पे, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने क्या करा, एग्जांपल तौर पे दे रखा कि मशीन इन्होंने परचेज करी है कितने रुपए की, 5 लाख रुपए, टू द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने जो 5 लाख रुपए हो गया, 5 लाख इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बोला रेवेन्यू, इधर देख लो, रेवेन्यू अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी, मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू द अर्न ऑफ रेवेन्यू, मतलब क्या है, कोई गुड्स वगैरह हमने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर लिया, ठीक है ना, उससे बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो हमने रॉ मटेरियल वगैरह पैसे क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहने देना। एक्सपेंस मैंने अभी तुम्हें बताया था क्या होते हैं, ठीक। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, और एडवांस एक्सपेंस ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, एसेट्स होती है, क्योंकि एसेट में मैंने एक पॉइंट आपको लिखवा रखा है, व्हाट एवर वी हैव पे इन एडवांस, काम हुआ नहीं लेकिन उस काम के पैसे आपने पहले ही पे कर दिए हैं, तो फिर वो आपके लिए क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट देखोगे, तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस काम हुआ नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब किसी को मुझे पेमेंट करनी थी, मैंने नहीं करी, तो इन फ्यूचर पे करनी पड़ेगी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ध्यान रखना है क्या होती है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम होती है एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है क्या, लायबिलिटी। जैसे मान लो मुझे किसी को रेंट देना था, मैंने रेंट नहीं दिया, तो इन फ्यूचर मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी पे करना पड़े तो हमारे लिए क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है। रेवेन्यू ग्रोस इनफ्लो और कैश रिसीव्ड, रिसीवल या रिसीव्ड और अदर कंसिडरेशंस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है कि भाई कि रेवेन्यू एक तरीके से इनकम का ही पार्ट होता है, या इनकम ही होती है एक तरीके से, ठीक है ना, इनकम का एक तरीके से पार्ट होता है क्या, रेवेन्यू। जैसे नीचे इनकम दे रखी है, इनकम क्या होते हैं, इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस, मतलब जब आपकी इनकम रेवेन्यू क्या हो जाए, इनकम से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, सॉरी खर्चों से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस से ज्यादा हो जाती है क्या, रेवेन्यू। तो जितनी भी एक्सपेंस से ज्यादा जो रेवेन्यू हो रही है वो क्या कहलाएगी, आपके लिए इनकम कहलाएगी, ठीक। इसमें एग्जांपल देख लेना नीचे क्या है। प्रॉफिट क्या होता है, बोला प्रॉफिट क्या होता है, जो भी एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, प्रॉफिट। एक ग्रोस प्रॉफिट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, नेट प्रॉफिट क्या होता है, एक चैप्टर है इसमें लास्ट में, फाइनल अकाउंट करके, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ेंगे इसमें क्या होता है नेट प्रॉफिट सही तरीके से, ठीक है ना। गेन होता है, गेन क्या होता है, जब हम अपनी किसी भी फिक्स्ड एसेट को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो सोल्ड करने से जो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, गेन कहलाता है। इसी तरह लॉस, लॉस क्या है कि जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू से कम पे सोल्ड कर दें, तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए लॉस कहलाता है। परचेज पता ही क्या होता है, जो गुड्स वगैरह हम क्या रॉ मटेरियल वगैरह क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज रिटर्न, जब खरीदा हुआ सामान हम क्या करते हैं, वापस कर दे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना कितनी जगह मिलेगा ये। सेल्स, हम गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो सेल कहलाती है, सेल में इंक्लूड होता है कैश सेल और क्रेडिट सेल, दोनों इंक्लूड होते हैं। सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो हमारे लिए क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न कहलाती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी सेल का ही पार्ट होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स बताया था मैंने क्या होता है, गुड्स होता है जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस बाइक का है, तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मान लो मेरा बिजनेस किसका है, किसी मटेरियल का है, डेक्स रोडी बोदरपुर वगैरह का, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो गुड्स कहलाएगा। मान लो मेरा बुक्स का बिजनेस है, तो बुक्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया, जिस चीज का मेरा बिजनेस होगा वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। एसी हो गया, गुड्स हो गया, है ना, स्टेशनरी गुड्स हो गया, ठीक है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, बोला स्टॉक मीन्स गुड्स आर रिमेनिंग अनसोल्ड, मतलब क्या है, जो गुड्स क्या करा आपने, अनसोल्ड रह गया, आपके पास बचा हुआ रह गया, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगी, ऐसे बोलेंगे हम क्या, स्टॉक। इसमें दो तरह के, ओपनिंग होता है और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या स्टॉक बात एक ही होती है। ओपनिंग में बचा हुआ, एंड में आज इस साल कितना खरीदा और कितना बेच दिया, साल में अंत में कितना बच गया, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। इसी तरीके ट्रेड रिसीवेबल होता है,
देखोगे ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस अमाउंट ऑफ रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ। बिजनेस को जो पैसे क्या होते हैं रिसीव्ड होते हैं क्या सेल करने से गुड्स को, तो वो क्या कहलाती है? ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स में देखोगे नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल में अगला पार्ट है कौन सा? डेटर्स का। तो डेटर्स मैंने बताया कौन से हैं? वो कस्टमर जिनको हम क्या करते हैं उधार गुड्स सोल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से डेटर्स में एक एक ट्रेड रिसीवेबल में एक तो डेटर्स हो गया, दूसरा होता है कौन सा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल इज एक्सेप्टेड बिल एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। मान लो भाई मैं कोई कस्टमर है, मैंने उसको गुड्स उधार बेचा है ना, और मुझे विश्वास नहीं है बंदा पैसे नहीं देगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं उससे बिल बनवा लेते हैं, उस पर साइन करवा लेते हैं कि भाई ये सबूत है मेरे पास कि भाई क्या नाम है मैंने तुम्हें उधार सामान क्या करा है? बेचा है। तो एक तरीके से बिल्स रिसीवेबल वो कहलाता है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल होते हैं आपके एक तरीके, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। क्रेडिटर मैंने बताया था कौन होते हैं? जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उन्हें क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है ना। और जब मैंने उधार सामान खरीदा है तो अगले बंदे को मेरे पे विश्वास ना हो तो मेरे पे ऊपर बिल बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहला देगा। कॉस्ट पता ही है क्या होती है? जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं या किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में उसे कुछ ना कुछ क्या आती है? कॉस्ट आती है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। वाउचर क्या होता है? वाउचर ध्यान से समझना क्या होता है, पूरा चैप्टर इसमें आगे जाके। वाउचर इज द ऑफ टू टाइप्स, सोर्सेस ऑफ वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर इज वाउचर, समझो क्या वाउचर होता है क्या? वाउचर मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्रूफ करे कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन किसने करी है? आपके द्वारा करी गई है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वाउचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके लिए? वो वाउचर कहलाएगा। तो बिजनेस में जैसे मान लो मैंने किसी से गुड्स परचेज करा तो मेरे पास क्या प्रूफ है भाई मैंने गुड्स परचेज किया? सिंपल दूसरा सोचो, मैं बैंक में गया, बैंक में जाके मैंने पैसे जमा कर दिए, ठीक है ना, या बैंक में गया, बैंक से पैसे निकाल के लिया, तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे या बैंक में पैसे डिपॉजिट करे? तो भाई मैं से मुझे क्या मिलती है? स्लिप मिलती है। क्या मिलती है? स्लिप। तो स्लिप एक तरीके से क्या हो गया? बैंक वालों के हिसाब से क्या हो गया? वाउचर हो गया। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट बेसिकली दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप कोई गुड्स, आप कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हो, या मान लो जैसे दुकान पे गए बुक वगैरह लेने के लिए, दुकानदार अपना लेस करके बोल देता है कि ये बुक आपको इतने की पड़ेगी, तो जब अपनी तरफ से लेस करके दे दे तो वो दूसरा डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जब आप उस पर बोलो नहीं सर थोड़ा सा और कम कर लो, तो वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट जब जो प्रोड्यूसर है वो अपना आप कम कर दे या सेलर जो है अपना आप कम कर दे। कैश डिस्काउंट जो कस्टमर कम करवाए वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। अदर अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें एक रिबेट है। रिबेट मतलब होता है छूट। रिबेट एक तरीके से क्या होता है? छूट। जैसे मैंने कहा दुकान पे गया और मैंने क्या करा, दुकान पे गया 600 रुपये कोई बुक थी, उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है आपको 550 मिल जाएगी, तो 50 रुपये जो कम किए वो क्या है? वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और मैंने बोला नहीं थोड़ा सर कम कर लो, उसमें मैंने जानबूझ कम करवाया, मान लो 20 रुपये और कम करवा दिए, वो कितना हो रहा है? वो क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। तो 530 मुझे पे करना था, लेकिन फिर क्या करा मैंने उसे 520 पे कर दिया और भी कम पे कर दिया, तो एक तरीके से क्या होगी, चलो दुकानदार ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 रुपये और कम दे दो, तो वो क्या कहलाएगी? एक तरीके से रिबेट कहलाएगा, छूट होगी। वो कैसे? जैसे मान लो मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, उसकी पुअर क्वालिटी बता दी, सप्लाई से या बेकार गुड्स बता दिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जिन कस्टमर को हम उधार गुड्स सोल्ड करते हैं और वो कस्टमर क्या करते हैं, हमें पैसे नहीं देते हैं, पैसा डूब जाता है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? बैड डेट्स कहलाते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या करती है? शो करती है कि बिजनेस के हालात कैसे हैं। क्या बिजनेस के हालात कैसे हैं? तो उसे बोलते हैं हम क्या? बैलेंस शीट। बुक वैल्यू रहने देना, ठीक है ना, पढ़ लेना है तो उसे देख लेना। बुक्स ऑफ अकाउंट, बोला बुक्स ऑफ अकाउंट और इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या? जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन होती है सब क्या रिकॉर्ड करते हैं, सब किस में करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। अब ट्रांजेक्शन दो तरीके से रिकॉर्ड होती है। ट्रांजेक्शन दो तरीके की क्रेडिट हो सकती है, सॉरी, एक तो होता क्रेडिट होता है और एक होता है डेबिट। बेसिकली अकाउंट में दो तरह की साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक होती है कौन सी? क्रेडिट साइड। ठीक। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जब भी कोई अकाउंट बनाओगे लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो हमारी होती है कौन सी? डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड होती है कौन सी? क्रेडिट साइड। इसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम अपनी किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं और यूज करने की वजह से या टाइम गैप की वजह से उस वैल्यू में क्या आती है? कमी आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे लिए डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे मान लो मैं बाइक लेकर आया 1 लाख रुपए की, 6 महीने चलाई मैंने, तो 6 महीने बाद अगर मैं 1 लाख की बेचना चाहूंगा तो वो नहीं बिकेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? डेप्रिसिएशन। मान लो मैं दुकान पे गया, एक मोबाइल खरीद के लेकर आया 50,000 रुपए का,
और मैं इसे 2 महीने बाद बेचना चाहूँ तो 50,000 का बिकेगा नहीं, कुछ ना कुछ कम बिकेगा, तो उसकी जो वैल्यू घटी है वो क्या कहलाएगी, उसमें डेप्रिसिएशन कहलाएगा। एंट्री, जो भी बिजनेस में हम लिखते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। जो भी हम अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उन रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, एंट्री बोल देते हैं एक तरीके से। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन सा होता है कि वो व्यक्ति या वो पर्सन जिसको हमने कोई सामान बेचा हो या किसी के ऊपर हमारे पैसे चाहिए होते हैं, जैसे मान लो किसी को पैसे उधार दे रखे हैं या किसी को गुड्स बेच दिया है और वो हमारे पैसे देने के टेबल में नहीं है, मतलब पैसे नहीं दे सकता, उसके हालात ऐसे हैं कि वो पैसे पे कर ही नहीं सकता, तो वो पैसे डूबेंगे या कुछ भी हो, लेकिन वो पैसे में नहीं पे कर पाएगा, तो वो किसका मतलब, वो बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। उसके हालात ऐसे नहीं है वो पैसे कर दे। लिखा है इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट पे इन अ पोजिशन, वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो पैसे क्या कर सके, मैं पे कर सके। पे इज अ डेट, डेट मतलब उधार होता है। सोलवेंट, सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट मतलब वो पर्सन जो हमारे पैसे क्या कर सकता है, पे कर सकता है, उस वो इस पोजीशन में है कि हमारे पेमेंट क्या, हमारे जो पैसे हैं उसके ऊपर उधार है, सामान कोई बेचा हमने, कुछ भी एक्सवाइजेड, या हमने किसी को डेट दे रखा है, उधार दे रखा है, तो हमारे पैसे पे कर सकता है सोलवेंट, और जो पे नहीं कर सकता वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। प्रोप्राइटर क्या होता है, ओनर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कौन सा होता है सबसे लास्ट में बेसिकली इसमें एक चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। तो लास्ट में जब हमें अकाउंट वगैरह